दोस्तों आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी पर जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप अगर पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि द समर एंड विंटर सीजन इज कॉजेज बाई। तो गर्मी और ठंडी का जो मौसम है किस वजह से होता है, सीधा सा सवाल ये है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो देखते हैं। पहला एफिलियन, फारदेस्ट, पेरिहिलियन नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन ड्यूरिंग द एनुअल रिवोल्यूशन। एक चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार जो एफिलियन एंड पेरिहिलियन है बहुत बार पूछा गया है। तो एफिलियन क्या है कि जब सूरज और पृथ्वी की जो दूरी है ना, बहुत ही मतलब दूर होते हैं जब पृथ्वी और सूरज, तो उसको क्या कहते हैं, एफिलियन कहते हैं। पेरिहिलियन में क्या होता है, सूरज पृथ्वी के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, ठीक है। या एक तरह से तो कह सकते हैं कि पृथ्वी बहुत नजदीक पहुंच जाती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पेरिहिलियन कहते हैं। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। इसका ऑप्शन ये सही नहीं है इस वाले क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा। एफिलियन जब पृथ्वी और सूरज में जो दूरी है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसे एफिलियन कहते हैं। पेरिहिलियन जब वो पास आ जाते हैं तब, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, रोटेशन इन सोलर आइसोलेशन, ठीक है। वेरिएशन इन सोलर आइसोलेशन। एंड फोर्थ वन है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। हम लोग को पता है कि पृथ्वी क्या है, अपनी 23.5 डिग्री की मतलब टिल्टेड है ना। जिसकी वजह से क्या है कि सीजनल वेरिएशन होते हैं अपने एटमॉस्फेयर में। जैसे गर्मी होना, ठंडी होना, ये किस वजह से होता है, ये पृथ्वी के इंक्लाइंड होने की वजह से होता है। जो टिल्ट है उसकी वजह से। अगला देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी। मैग्नेटिक मेरिडियन कह रहा है कि क्या इमेजिनरी है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, अ लाइन अलोंग नॉर्थ साउथ, हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड पॉइंट। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन को पूछ रहा है कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि आप ये सीधे याद रखिएगा, ये वर्टिकल प्लेन पर होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला सही है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडवांस सनराइज इन द डिले सनसेट फाउंड इन स्काई आर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। मतलब यह है कि सूरज का जल्दी उगना और देरी से अस्त होना ये किस वजह से होता है। तो ऑप्शन है डिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ये है रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, है ना। ये याद रखना है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर जब ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करते हैं तो उसमें जो एक वर्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें होगा, ऑप्टिकल फाइबर में होगा।
लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए जो अपना सही ऑप्शन है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। जो सूरज का जल्दी उदय होना और बाद में होता है, वो जिस वजह से होता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड अर्थ इनटू हेमिस्फीयर। हम लोग को एक चीज क्लियर पता है कि अपनी पृथ्वी क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इल्यूमिनेशन सर्कल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हेमिस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और कुछ हिस्सों में क्या होता है, दिन होता है, कुछ हिस्सों में रात होता है। ठीक है, तो जो इल्यूमिनेशन सर्कल है, जो अर्थ को क्या करती है, दिन और रात में डिवाइड करती है। तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ें इल्यूमिनेट करना, किसी चीज़ को एमिट करना। ठीक है, लाइट को एमिट करना, उससे रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब वो पृथ्वी को डिवाइड करेगी हेमिस्फीयर को, तो दिन और रात में करेगी। ठीक है, अगर अर्थ के डिवीजन की बात करते हैं तब हेमिस्फीयर में, तो उसे नॉर्थ साउथ का सिलेक्शन कर सकते हैं आप। लेकिन जहाँ पर इल्यूमिनेशन लिखा हुआ है वहाँ पर दिन और रात की बात की जा रही है। इसका मतलब है उजाला और अंधेरे से जुड़ा हुआ है। जब भी इल्यूमिनेशन होता है तो लाइट की फिनोमिना होती है ये ध्यान रखना है। और पांचवें में देखते हैं, इफ द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट इज एन इलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड कॉल्ड। एक चीज है कि हम लोग जानते हैं इलिप्स में क्या होता है। जब हम लोग इलिप्स इंटरव्यू में पढ़ते हैं तो पूरा सर्कल नहीं होती है, ठीक है, यूं उस यूं फॉर्म की होती है। तो उसका जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोकस पढ़ते हैं ना। तो ये चीज़ें क्लियर है, ध्यान रखना है। क्लिप्स की जब बात होती है तो सीधे हम फोकस पर जाते हैं, सेंटर नहीं लेते, सेंटर सेलेक्ट नहीं करते, ना सरकमफ्रेंस होता है। तो अगर हम क्वेश्चन को नहीं भी देखते हैं, सिर्फ क्लिप्स को ही देखते हैं, तब भी हम ऑप्शन को सीधा फोकस ही मारेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ए विच गैलेक्सी। इसमें सीधा सा सवाल है, ये है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है किस गैलेक्सी का पार्ट है। तो हम लोग को पहले से भी पता है कि अपना जो सोलर सिस्टम है किस गैलेक्सी का पार्ट है, उसका नाम है मिल्की वे। ये ये सारे जो हैं वो सब इनकरेक्ट है। अपना जो सोलर सिस्टम है किसमें है, मिल्की वे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द प्लेनेट दैट हैज अ मून। सिंपली इन क्वेश्चन आस्किंग कि वह प्लेनेट कौन है जिसके पास क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा सभी के पास है लगभग, कुछ को छोड़ करके। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा है 50 से ज़्यादा, मतलब मून है, वो कौन है, वो है जुपिटर आपका। इसके बाद 50 से भी ज़्यादा क्या है, सैटेलाइट है। तो ऑप्शन एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड यूरेनस। यूरेनस की खोज किसने की। क्वेश्चन सीधा है कि यूरेनस की खोज किसने की। तो यूरेनस की खोज जो है ये आप लोग को पता है, सर इसाक न्यूटन जो है, ये गति के सारे नियम दिए रखा है। विलियम हेनरी का ये यूरेनस से ग्रह से कोई लेना देना नहीं, कॉपरनिकस का है, लेकिन ये यूरेनस से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है ये सी वाला है, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने क्या किया है, यूरेनस की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी किलोमीटर्स 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज रिप्रेजेंटेड। सिंपली है कि 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड की बात करते हैं अगर हम, तो अगर अपना एक ग्लोब है, तो जब ये वाला आप सर्कल देखते हैं ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला, उसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं ना, ऐसे एक कुछ होती है, ऐसे होती है। ठीक है,
ग्लोब्स पर। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, इस वाली लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, ए वाली लाइन है, उसको क्या कहते हैं, लैंगिट्यूड। ये लाइनें से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्टिकल लाइन क्या होती है, बड़ी होती है, उसको लैंगिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड ये छोटा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू लैंगिट्यूड। तो 1 डिग्री सिंपल है कि 1 डिग्री जो है लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो है आपका 111 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर को 1 डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेनेट आर द एस्टेरॉयड फाउंड। कह रहा है कि जो नीचे दिए गए ग्रह हैं, ग्रहों का जो जोड़ा है, ऐसा कौन सा पेयर है जहां पर क्या है, एस्टेरॉयड फाउंड, मतलब एस्टेरॉयड मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। एस्टेरॉयड है मतलब कह सकते हैं कि एस्टेरॉयड वहां प्रेजेंट है। तो ये जो जितने पेयर दिए गए हैं उसमें से आप सीधा करेक्ट आंसर सीधे इसको सी वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन। सीधा सा जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सन का जो क्रोमोस्फीयर है, ठीक है, ऐसी कौन सी गैस है जिसको सबसे पहले खोजा गया था। हम लोग को पता है कि सन में क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, वो लाइट को इल्यूमिनेट करता है, ठीक है, उसमें कोई आग उग नहीं जलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्शन है वो। तो सन का जो सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यही सेम टेम्परेचर आप पृथ्वी के कोर का भी मान सकते हैं, ठीक है, कि लगभग इतना ही होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, क्रोमोस्फेयर ऑफ सन। इसको जो ढूंढा गया था, इंडिया में ढूंढा गया था सूर्य ग्रहण के टाइम पर, ठीक है, ये 1800 कुछ ईस्वी में, मतलब एडी में इसको सर्च किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में, ठीक है। तो वो जो गैस है उसका नाम क्या है, हीलियम, ठीक है। हीलियम क्या है, क्रोमोस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है, जो क्या करती है, रिएक्शन करके इल्यूमिनेट करती है, लाइट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज ट्विंस। क्वेश्चन ये है कि जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, वेनस। ये भी है, ये वेनस है ना, जिसको शुक्र कहते हैं ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। वह साइंटिस्ट कौन है जिसने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है, ठीक है। न्यूटन से तो कोई लेना देना नहीं है, तो डाल्टन का भी कोई मतलब नहीं है। आइंस्टीन को आपको पता है, E = mc² दिया इसने, ठीक है। न्यूटन का गति नियम और भी सारे नियम है, लेकिन ये पृथ्वी के रिवॉल्यूशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो बचा कौन सा है, कॉपरनिकस, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, सबसे पहले इसने बताया कि पृथ्वी जो है सूरज का क्या करती है, चक्कर मारती है। ये तो बहुत बाद में ढूंढा इन लोगों ने, लेकिन जब अपने रिलीजन्स की बात करते हैं तो हमारे रिलीजन में आज के कई हजारों वर्ष पहले भी लोगों को पता है कि क्या करती है, पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर। इसकी शेप साइज सबको पहले से ही पता है, 2-3 हजार वर्ष पहले से ही। तो बस ये है कि हमारे पास कोई रिटर्न में नहीं था।
ये लोग ब्रिटिशर्स वगैरह बहुत होशियार थे, इन लोगों ने चीज़ों को लिख करके रखा तो पेटेंट ले लिया सबका। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? वो हमें पता है, कितना है? 8 मिनट 32 सेकंड। 32 सेकंड, ये माउस चलता नहीं है ना यार। 32 सेकंड। ये सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने का टाइम है, ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रमा की बात करेगा तो 1 मिनट कुछ सेकंड का है वो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चंद्रमा से पृथ्वी पर उसकी रोशनी आने में। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बात किया जा रहा है सोलर मून का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सोलर मून occurs simultaneously at a location with the same longitude, ठीक है। लैंगिट्यूड मतलब तो आपको पता ही है ना, ये वर्टिकल वाली लाइन, ठीक है। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि सोलर मून पृथ्वी पर चाहे कहीं भी हो, ये एक टाइम पर तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अगर यहाँ पर कुछ और बज रहा है तो यहाँ पर कुछ और टाइम पर होगा, यहाँ पर कुछ और टाइम पर होगा, ठीक है, कहीं यहाँ पर कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसे हम गोला बना देते हैं, ये है लैंगिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी लैंगिट्यूड जो बीच से जाती है उसको मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर सन एक्सपीरियंस सोलर मून एट अ गिवन टाइम। इसके कहने का मतलब ये है कि इस जो मेरिडियन है, एक कोई मेरिडियन है, ये मान लीजिए यही है, कह रहा है कि इस मेरिडियन पर जो सोलर मून है सभी जगह पर एक ही टाइम पर होगा, ये संभव नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा है? बी वाला, ठीक है। बाकी जो ए हैं ये सही हैं, ठीक है। प्लेस हैविंग द सेम लैंगिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर नून एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट वाला क्या है? सोलर नून अकर एट अ डिफरेंट टाइम एट लोकेशन विद द सेम लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसका जो इसमें जो गलत है, जो सही नहीं है, वो कौन सा है? ये है डी वाला। नाउ वी आर गोइंग to solve the next question, means question number 16. Here written that the shortest day length that occur in the northern hemisphere is on, means simply in this question asking that the date on which the shortest day length, simply asking the duration of a day, मतलब आप कहते हैं ना कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटा दिन कब होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो सबसे छोटा दिन होता है वो कब होता है? 22 दिसंबर को या 21 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड द नाइट टाइम फ्रॉम द सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। नाउ इन दिस क्वेश्चन it is asking that the length of daytime and night time and why मीन्स सिंपली कह सकते हो कि वेरिएशन पूछ रहा है कि इनके दिन और रात में जो टाइम का वेरिएशन होता है कि कोई बड़ा होता है कभी छोटा होता है, ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर क्या है? इंक्लाइंड है, और ये क्या करती है? स्पिन एंड रोटेशन की वजह से क्या होता है? रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? इसमें सीजनल वेरिएशन होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है? डी है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज द लिस्ट मास। सोलर सिस्टम में सबसे कम वजन वाला ग्रह पूछ रहा है, सिंपल। तो एक चीज ध्यान रखना है, सूरज के पास जो भी है सबसे ज़्यादा रेडिएशन किसके पास जाएगा, उसी के पास जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि आग जल रही हो जो सबके पास है उसको सबसे ज़्यादा क्या लगेगी, आँच लगेगी। ठीक है, तो ये आँच इसके ऊपर पड़ेगी मरकरी पर। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा लाइट मिलेगी, सन की रेडिएशन हीट मिलेगा, वो क्या होगा, वहाँ पर जितने भी वोलेटाइल्स मैटर्स वगैरह होते हैं सारे क्या करते हैं, जल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो क्या बचेगा, सिर्फ एक कार्बन फॉर्म बचती है जो बहुत ही लाइटेस्ट होती है। ठीक है, तो अपने सोलर सिस्टम का जो सबसे हल्का ग्रह है उसका नाम क्या है, मरकरी। क्योंकि ये सूरज के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज करेक्ट। अब हम बात करेंगे इक्वेटर की। इसमें तो आपको पता है ये है, क्या है इक्वेटर, क्या करती है इक्वेटर, पृथ्वी को नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई कंट्री है और यहाँ पर कोई कंट्री है, ठीक है, इन दोनों के दिन और रात में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। ठीक है, बहुत घंटे आगे पीछे चलेंगे ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं, मान लो, और हम पोल के पास पहुँच जाते हैं, यहाँ पर एक कंट्री है और यहाँ पर एक कंट्री है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के दिन और रात में जो वेरिएशन है, ड्यूरेशन का टाइम पूछते हैं हम सीधे। ठीक है, कि दिन और रात का जो ड्यूरेशन है उसका डिफरेंस बताओ। तो आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ से कम होगा, थोड़ा यहाँ कम होगा, यहाँ पर पोल के पास क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, जब इक्वेटर से आप पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो वेरिएशन है दिन और रात में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, ये चीज़ क्लियर रखनी है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंस इज लिस्ट नियर द इक्वेटर। अभी हमने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। ठीक है, एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज अवे फ्रॉम इट। अगर इससे दूर जाएंगे तो कह रहा है कि क्या होगा, बढ़ेगा। ये गलत है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे पहले हमने बताया था। अगला क्या कह रहा है आगे, एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज अवे फ्रॉम द इट। जैसे हम इसके ऊपर या नीचे जाएंगे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, उसका कम होता चला जाएगा धीरे धीरे जब पोल की तरफ बढ़ेंगे आप। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला है। बाकी देखने की क्या है ज़रूरत है, बाकी तो देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मिशन इज। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है और वोलाटाइल मिशन, ये क्या है कि एक मिशन था जो अमेरिका ने लॉन्च किया था। अमेरिका मतलब नासा। ठीक, तो एक इस स्पेस क्राफ्ट था जो लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ठीक है, ये उसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। वोलाटाइल इवोल्यूशन का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू द मॉइस्चर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर written that which of the following will never get the vertical ray of the sun। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ पता है कि जो पृथ्वी है यहाँ पर पोल है। ठीक है, ये नॉर्थन साइड,
चलो हम इसको भी काट देते हैं। अब अपन लोग कहाँ पढ़ते हैं यहाँ पर कहीं पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है, ग्लोब को जो देखेंगे तो अब क्या होता है कि जब भी हम नॉर्थन साइड में जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि इधर क्या अटलांटिका है, ठीक है, अटलांटिका मतलब पूरी एक तरह से कह सकते हो ग्लेशियर जो है जमी हुई है, ठीक है, पूरी चादर है ग्लेशियर्स की, पोल पर बहुत ठंडा प्लेस है, ठीक है। तो जब भी हम इधर जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, सूरज की रोशनी वर्टिकली नहीं पड़ती है, वो इंक्लाइंड फॉर्म में पड़ती है, ठीक है, तिरछी। तो जिस वजह से क्या है, ये प्लेस क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, ठीक है, ठंडे होते चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे कि अपने कंट्री में जो ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर क्या है कि क्या वर्टिकल रेन नहीं पड़ती है, तो आपको पता है कि अपने नॉर्थ इंडिया में क्या है, जब इधर आएंगे नॉर्थ वेस्टर्न इधर साइड में, तो क्या पड़ेगा, अपना श्रीनगर पड़ेगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब मूव करेंगे तो, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख ये सब पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इधर मूव करते हैं तो ये प्लेस क्या होंगे, वर्टिकल रे को रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वर्टिकल रे श्रीनगर में नहीं पड़ती है, ठीक है। इस ऑप्शन का करेक्ट मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है यही है। इस वजह से ऐसी जगह क्या होती हैं, ठंडी होती है। शिमला को भी आप ले सकते हैं। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टाइम ऑफ सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश इज 6 AM, not AM, okay, then what will be the probable time of sunrise in Saurashtra? जो पहली चीज है वो इम्पोर्टेंट तो ये है कि सौराष्ट्र क्या पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ये है 6 AM टाइम, मतलब सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में के 6 बजे हो रहा है सुबह, ठीक है। तो कह रहा है कि सम एक तरह से कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है कि सूर्योदय गुजरात में कब होगा, ठीक है। तो हम लोग को एक चीज पता है कि दोनों अ, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम डिफरेंस है कितने आवर्स का है, 2 आवर्स का, ठीक है। अगर वहां पर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 8 बजे होगा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन क्या है, देखो जब देश गुलाम था तो ब्रिटिशर ने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को डिसाइड किया था, ठीक है। तो उसमें एक बंदा था रेड क्लिफ करके, उसने अपने ही नाम पर इस बॉर्डर का नाम रखवा दिया, ठीक है। तो ये बॉर्डर जो है अपनी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखना कि ये बाउंड्री किसके बीच की है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का है, ठीक है। डूरंड लाइन ये याद रखना है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये याद रखना है कि डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर सीमा है। अगला क्वेश्चन है इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड इन, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री, ध्यान रखना। कह रहा है कि परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, अटलांटिका में है, ठीक है। तो अटलांटिका में क्या है, दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, वो यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही स्टेशन है, यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे देशों के स्टेशन हैं, ठीक है, रिसर्च स्टेशन जो मौसम के बारे में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगला क्या है,
26, विच स्टेट ऑफ इंडिया टच द बाउंड्री ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट। क्वेश्चन सीधा है कि अपने देश में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है, सीमाओं को उसको टच करता है। तो अपने देश में एक ही महारथी राज्य है उत्तर प्रदेश, जो अकेले लगभग 9 राज्यों को टच करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही है। अगला है, आउट ऑफ 4 साउथर्न स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, विच शेयर बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब ये जो राज्य दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनमें से कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पर दे रखा है आंध्र प्रदेश। आप मैप भी दे सकते हैं, मैप को देख करके अगर समझ में ना आए तो आप मैप देख करके आंसर ढूंढ सकते हैं ना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और यहाँ एक ऑप्शन है सी, ईच ऑफ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका क्या है, सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये उनमें से हैं क्योंकि ये 4 ही हमें दे रखा है। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करते हैं उनका नाम है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश है, तो ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन। ठीक है, ये जो डंकन पास है किसके किसके बीच में है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो ये याद रखना है, साउथ एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो जो दक्कन पास है किसके किसके बीच में है, ये है आपका साउथ एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, ये करेक्ट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द ट्विन सिटी, जुड़वा सिटी जिसके कहते हैं, जुड़वा बहन सिटी या जो भी है ना, मतलब जुड़वा समझ लीजिए सिटी। तो आपको पता है कि अपनी कंट्री में क्या है, एक समय था आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी आता था। ठीक है, तो ये जो आप हैदराबाद देख रहे हैं उस टाइम पर कैपिटल हुआ करती थी। जब ये दोनों हैदराबाद को अलग किया गया, हैदराबाद प्लस तेलंगाना बनाया गया, तब भी उसकी राजधानी क्या थी, उस समय तक हैदराबाद ही थी। लेकिन उसके बगल में ही क्या है, एक सिकंदराबाद भी है। ठीक है, कि दोनों ही क्या हैं, ट्विन सिटी हैं। ठीक है, एक का, ये दोनों ट्विन सिटी हैं, है ना, हैदराबाद और तेलंगाना की। इस समय तो दोनों अलग हैं, मतलब दोनों राज्य बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद सिकंदराबाद इज ए ट्विन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। एक समय था कि अपने देश में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स जो थे उत्तर प्रदेश में ही थे, और सबसे ज़्यादा शुगर्स का प्रोडक्शन भी उत्तर प्रदेश में ही होता था। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब कटोरा, बाउल मैंने होता है कटोरा, है ना, चीनी का कटोरा। इंडिया का किसको कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को। और शुगर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, पेपर में कभी पूछता है शुगर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में या तो लखनऊ में होगा या तो कानपुर। ठीक है, 2 जगह मारना है। अब हम बात करते हैं मैकमोहन लाइन की, सबसे डिस्प्यूटेड बॉर्डर सीमा भारत और चाइना की। ठीक है,
तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये लाइन कहाँ पर है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से जो ब्रह्मपुत्रा जहाँ पर बेंड करती है वहाँ तक की ये पूरी सीमा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे ऊंचाई पर जो डैम है उसका नाम क्या है, टेहरी डैम। टेहरी डैम सबसे ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, 260 पॉइंट कितना 5 मीटर ऊंचाई पर है। समझ रहे हैं, 260.5 मीटर ऊंचाई बहुत होती है, ठीक है। लगभग 800 समथिंग फीट पर है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो फिट आपको पता चल जाएगा। अगर आपको फिट चाहिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे मीटर में, ठीक है। तो आपको किस में मिलेगा, ये फिट में मिलेगा, ठीक है। ये फिट लगभग कितना, 5×3 = 15, एक छत्री का 18, 8 हो गया ये आपका, और 3×2 = 6, एक 7, ये आ रहा है 781.5 फीट। तो आप ध्यान रखिएगा कि 260.5 मीटर है, ठीक है। फिट में आप 3 से गुणा कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा इतना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ, जो गल्फ ऑफ मन्नार है कहाँ पर सिचुएटेड है, किसके मतलब किनारे है, तो ये कह सकते हैं आप ये तमिलनाडु का किनारा है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु में। सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो केरला में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। मतलब एक जगह है दक्षिणतम पॉइंट केरला में। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका साउथर मोस्ट, हाँ जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था दक्षिणतम हिल है ना, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है कि साउथर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया इज नोन एज, सबसे दक्षिणतम जो हिल है उसका जो नाम है, क्या नाम है, कैन डेमोम हिल, ठीक है। दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम हिल जो है उसका नाम है कैंडोमोम हिल, ठीक है। इस पीस हटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कैंडोमोम हिल जो है सबसे दक्षिणतम है, ये कहाँ पर है, केरला में पड़ता है। अगला है सह्याद्री इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ, सह्याद्री का जो ट्रेडिशनल नाम है क्या है, वेस्टर्न घाट को ही कहते हैं सह्याद्री, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है और पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट हैव अ लो रेनफॉल बिकॉज ऑफ, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है, ठीक है। स्लोप का मतलब आप लोग समझते हैं ना, मान लीजिए कि ये है ना, तो आप क्या करते हैं कि ये यहाँ का एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कितने डिग्री का स्लोप है, समझ आ गया, वो इंक्लाइंड रहेगा बिल्कुल तिरछा। तो कह रहा है कि ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है वहाँ पर क्या होता है, वर्षा कम होती है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन है। जब देखो क्या होता है कि जब मानसून जो होता है साउथ वेस्ट का जो मानसून जब ट्रेवल करता है इधर नॉर्थ साइड में, तो क्या होता है कि जो अरावली जो पर्वत है ना उसके पैरेलल में आती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो सीधे उसको क्रॉस कर जाती है,
वहाँ पर उसको बैरियर फील नहीं होती है। बैरियर की वजह से क्या होता है, जब रास्ते में बैरियर्स पड़ते हैं तो जो मानसून है टकराएगा, फिर वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा पास कर जाता है, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। तो इसमें जो जो आपका करेक्ट आंसर है क्या है, लिवार्ड लोकेशन। यह है लिवार्ड लोकेशन की वजह से क्या होता है, जो ईस्टर्न स्लोप पर वर्षा कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज ऑफ। जो भारत का जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ही ट्रॉपिकल है। ऐसा क्यों है, अपने यहाँ आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट में रोल प्ले करता है वो कौन है, हिमालय है। वो क्या है, अपने नॉर्थन साइड में क्या है लोकेटेड है। इसकी वजह से हम लोग को क्या होता है कि सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, है ना। अपना इन्वायरमेंट बदलता ही रहता है मस्त तरीके से। तो अपना ये जो इसका जो इंडिया का जो वेदर है वो चेंज होता है, किसकी वजह से, हिमालय की वजह से, ठीक है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक वाइल्ड आस, मतलब गधा कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसे खच्चर कहते हैं। तो एशियाटिक वाइल्ड आस जो है कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में, अपने वैसे पाया तो सभी जाता है, लेकिन सभी जगह लगभग मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो इनका फेमस जो जहाँ नेचुरली ये मिलते हैं उस जगह का नाम है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हिल स्टेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। हिल स्टेशन का क्या है कि आप लोग एक चीज़ करिएगा, गूगल करिएगा, तो गूगल में आप लोग को क्या है कि कौन सा जो हिल है कितनी हाइट पर है आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे कम इस ग्रुप में क्या है, श्रीनगर होगा, फिर उसके बाद दार्जिलिंग इसके ऊपर आएगा, फिर शिमला है ऊंचाई पर, फिर क्या है, लेह है। अब देखो, आप ऐसे भी जान सकते हो कि बर्फ को जमने की कौन सी जगह सबसे ज़्यादा ठंडी है, उस हिसाब से भी देख सकते हो, है ना, कि ऊंचाई पर कौन होगा। जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जगह जो जगह सबसे ज़्यादा ठंडी है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होगी, ठीक है। तो श्रीनगर में क्या है कि ये ज़्यादा ठंडी तो है नहीं, दार्जिलिंग भी ऐसे ही है, शिमला ठंडा है, लेह और भी ठंडा है, ठीक है। तो ये जो है क्या कि स्टेशंस जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं, मतलब पहाड़ों की ऊंचाई, उसकी बर्फ़ जमने की जो रेट है उससे भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है, वो ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ को ध्यान रखना है या नहीं रखना वो आपकी मर्जी है। बाकी आप गूगल पर एक बार इसकी हाइट को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको करेक्ट मीटर्स में फीट्स में जो भी होगा आपको हाइट पता चलेगी, ठीक है, कौन सा स्टेशन कितने ऊंचाई पर है। तो ये आज की वीडियो में ये सारे 40 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने हमारे साथ किया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको जियोग्राफी पर मिलेंगे। अभी बीच में थोड़ा सा मैं बहुत बहुत बिजी हो गया था तो वीडियो डाल नहीं पाया। अब कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिएगा, और आपको पेपर में क्वेश्चन इससे भी मैच कर सकते हैं, सीधे आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखा करिए, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि, होता है कभी कभी हमारी बोलने की फ्रीक्वेंसी कभी अप डाउन होती है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोग को पूरा समझ में आएगा तो पूरा देखा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए कम से कम।
और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जियोग्राफी पर ही है, ठीक है। तो वो भूकंप वगैरह से रिलेटेड होंगे कुछ, तो देखेंगे नेक्स्ट में जो भी होगा।